सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। भारतीय दार्शनिक विचारकों के बारे में अध्ययन करते हुए आज हम सभी पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचारों का अध्ययन करेंगे। कुछ साथियों आप सभी का बहुत सहयोग और प्रेम प्राप्त हो रहा है, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। कमी मेरे स्तर से है कि मैं आप तक पूरी सूचनाएं समयबद्ध रूप से नहीं पहुंचा पा रहा। समय की कुछ सीमाएं हैं, एक अच्छा कंटेंट तैयार करने में थोड़ा समय लगता है। एक ऐसे भी कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं कि सर कुछ कंटेंट अंग्रेजी में भी इंग्लिश में भी मैं उसको एक्सप्लेन करूं, तो अभी पूरे तरीके से इंग्लिश में एक्सप्लेन करना तो पॉसिबल नहीं होगा। मैं इन्हीं कंटेंट्स को बाइलिंगुअल पढ़ाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको और हमारे जो हिंदी भाषी और जिन्हें थोड़ा सा इससे प्रॉब्लम है उन दोनों को समझ में आ सके। तो चलिए अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। जिस प्रकार से पूर्व में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि पहले हम दार्शनिक विचारकों की सामान्य जानकारी और फिर तत्पश्चात उनके शैक्षिक विचारों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि कभी कभी सीधे शैक्षिक विचारों का अध्ययन करते हुए हम उनके सामाजिक योगदानों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे कभी कभी प्रश्न भी हमारे छूट जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय के एजुकेशनल थॉट्स के बारे में। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 1861 को पंडित बद्रीनाथ व्यास व श्रीमती मूना देवी के घर हुआ। पढ़ाई की बात करें तो उनकी पढ़ाई महादेवी पाठशाला इलाहाबाद, धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला, धर्म प्रवर्धनी पाठशाला, गवर्नमेंट हाई स्कूल प्रयाग, मेयोर सेंटर कॉलेज इलाहाबाद और कलकत्ता विश्वविद्यालय से इनकी स्नातक की उपाधि इन्हें प्राप्त हुई। इतने बड़े इन सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नाम लिखने का मेरा एक इसके पीछे उद्देश्य था कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि तत्समय प्रचलित जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे उन्हें किन नामों से जाना जाता था। पाठशाला की अगर हम बात करें तो ये वैसे संस्थान थे जहां पर हिंदी साहित्य भी पढ़ाया जाता था, मतलब इंडियन लिटरेचर को भी प्रॉपर इम्पोर्टेंस दी जाती थी और वहां पर इंडियन लिटरेचर के माध्यम से भी पढ़ाई होती थी। तो पंडित मदन मोहन मालवीय को बचपन से ही इंडियन लिटरेचर और भारतीय साहित्यों को पढ़ने का काफ़ी इनका इंटरेस्टिंग फील्ड थी ये, और काफ़ी उन्होंने अध्ययन इस क्षेत्र में किया भी है। आगे चलकर ये पढ़ाई पढ़ लेने के पश्चात पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने समाज की सेवा एक वकील और साहित्यकार के रूप में की, जिनके शैक्षिक विचार हमें शैक्षिक विचार तो नहीं कहना चाहिए, जिनके सामान्य जो भी सभी विचार थे समाज के लिए और शिक्षा के क्षेत्र के लिए, तो वो हिंदुस्तान, मर्यादा, सनातन धर्म, अभ्युदय व गोपाल में देखने को मिलते। जैसा कि मैंने शायद आपसे चर्चा की कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्थापना के साथ साथ इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रसार के लिए भी काफी प्रयास किया हुआ है। प्रखर राष्ट्रवादी हैं और हिंदुत्व के सच्चे पोषक हैं। आगे इनके विचारों में हम देखेंगे, परंतु इनकी हिंदुत्व की परिभाषा उतनी संकुचित नहीं है जिस प्रकार से आप प्रथम दृष्टया पहला प्रभाव आपका जो आ रहा होगा वो थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिएगा। तो हिंदी प्रसार के लिए इन्होंने हिंदी उद्यारणी प्रतिनिधि सभा, नागरी प्रवर्धन सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलनों से भी जुड़े। अगर हम बात करें कौन कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित किए गए, तो उस श्रृंखला में हम देखते हैं कि हिंदू बोर्डिंग हाउस इलाहाबाद, गौरी पाठशाला की स्थापना इन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए की, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा ही स्थापित किया गया। अब इनमें महत्वपूर्ण क्या है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। ये बात चलिए कई लोगों को जानकारी हो सकती, बट ये जो आपका गौरी पाठशाला है ये एक विशेष है जिससे प्रश्न बन सकता है। आपके सिलेबस में स्त्री शिक्षा भी है, बालिकाओं की शिक्षा के बारे में भी है,
तो वहां पर एक प्रश्न ये बढ़िया बन सकता है, वैसे मैं उसे अलग से आपको पढ़ाऊंगा स्त्री शिक्षा के बारे में, कौन कौन से आयोग अभी तक स्त्री शिक्षा के संबंध में बने हैं उन सभी के बारे में चर्चा होगी। पंडित मदन मोहन मालवीय के संदर्भ से ये प्रश्न बन सकता है कि मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्त्री शिक्षा के लिए स्थापित संस्था का क्या नाम था? तो गौरी पाठशाला, या फिर गौरी पाठशाला निम्नलिखित में से किस दार्शनिक विचारकों के द्वारा स्थापित की गई शैक्षणिक संस्था है? ठीक है, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा गौरी पाठशाला की स्थापना की गई। इनके इन तमाम शैक्षिक, सामाजिक और राष्ट्रवादी प्रयासों के कारण इन्हें महामना की उपाधि प्रदान की गई और अभी हाल में 24 दिसंबर 2015 को पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न की भी उपाधि दी गई। इन महापुरुष की जीवन लीला 12 नवंबर 1946 यानी स्वतंत्रता प्राप्त होने के कुछ ही समय पहले इनका स्वर्गवास हो गया, यानी 1 साल पहले लगभग इनका शरीर छूट गया। अब इनके शैक्षिक विचारों के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं कि पंडित जी हमारे जो हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में भी और समाज के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना जो योगदान दिया है, उस आधार पर हम कहते हैं कि पंडित मदन मोहन मालवीय प्रखर राष्ट्रवादी, हिंदू संस्कृति के सच्चे पोषक, मातृभाषा हिंदी के प्रिय पुत्र, विद्वान अधिवक्ता व उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्री भी हैं। प्रत्येक जितने भी ये अलंकरण हैं, प्रखर राष्ट्रवादी, हिंदू संस्कृति के सच्चे पोषक, मातृभाषा हिंदी के प्रिय पुत्र, विद्वान अधिवक्ता व उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्री हैं, आगे के सभी विचारों में आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगा। पंडित जी मानते हैं कि व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा को उन्होंने मूल आधार माना है। कहते हैं कि यदि आप इस देश का अभ्युदय चाहते हो तो प्रत्येक प्रकार से यह प्रयत्न करो कि देश में कोई भी बालक और बालिका निरक्षर न रह जाए। इस प्रकार से पंडित जी के यदि हम शिक्षा संबंधी आधारभूत सिद्धांतों की बात करें तो निम्न रूप से हमें देखने को मिलते हैं। कह रहे हैं महामना जी कि शिक्षा ऐसी हो जिसमें बालक के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास को भी बड़ा महत्वपूर्ण इन्होंने स्थान दिया हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण है शारीरिक विकास मानसिक विकास के साथ साथ। इस बात को स्वामी विवेकानंद हो चाहे सभी शैक्षिक विचारकों ने इस बात को स्वीकार किया है। स्वामी विवेकानंद ने तो उसके बारे में बड़ी अच्छी बात कहा है कि सुस्वास्थ्य से साहस आता है और सुशिक्षा से संस्कार आते हैं। तो जब तक आपके शरीर में दमखम नहीं होगा तब तक आप साहस नहीं आ सकते। इसी संदर्भ में पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी लिखते हैं कि शारीरिक विकास भी मानसिक विकास के साथ साथ उतना ही महत्वपूर्ण है। मेरा बचपन नामक लेख में मालवीय जी लिखते हैं कि स्वास्थ्य के 3 खंभे, आहार, शयन और ब्रह्मचर्य। आहार, एक पर्याप्त आहार आपको लेना चाहिए, पर्याप्त शयन भी आपको करना चाहिए और पर्याप्त समय तक ब्रह्मचर्य का भी पालन होना चाहिए। अब यहाँ पर समस्या है, तीनों हमारे डिस्टर्ब है। ठीक है, भोजन भी हम कैसा कर रहे हैं ये हम सब जानते हैं। शयन की अगर हम बात करें तो रात भर मोबाइल चलाते चलाते आपको 1-2 बजता है, तो उस समय भी आपके लिए यह समस्या है कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है। और ब्रह्मचर्य का पालन तो एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे समाज के सामने इस समय बन गया है। मेरा बचपन नामक लेख में मालवीय जी लिखते हैं कि स्वास्थ्य के 3 खंभे हैं, आहार, शयन और ब्रह्मचर्य। तीनों को युक्ति पूर्वक सेवन करने से आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। इसी प्रकार मालवीय जी आगे लिखते हैं कि यदि राष्ट्र के निवासियों का शरीर दुर्बल होगा तो राष्ट्र भी दुर्बल होगा और शरीर को संयम, पौष्टिक भोजन और व्यायाम से सशक्त बनाना चाहिए। इस प्रकार से शारीरिक विकास को उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। और आगे क्या कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से आप किस प्रकार के व्यक्ति का निर्माण करेंगे। गांधी जी कहते हैं समाज उपयोगी नागरिक का निर्माण होना चाहिए। तो इसी संदर्भ में मालवीय जी क्या कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से बालक में देश के प्रति भक्ति एवं श्रद्धा की भावना का विकास होना चाहिए। मालवीय जी के शब्दों में इन्होंने कहा कि भारत, भगवत गीता, भारतीय भाषा और भारतवर्ष में भक्ति, जिन बातों से देश में संपत्ति बढ़े उसके विषय में सचेत रहो, देश के निवासियों का सब ओर से उदय हो, उन्हें स्थायी सुख संपत्ति तथा प्रभाव एवं धर्म रक्षित हो, इस प्रकार का यत्न करना चाहिए। इसी प्रकार कहते हैं कि भारत में अगर राष्ट्रीयता लानी है
तो राष्ट्रीयता का प्रमुख आधार क्या है, इस विषय पर पंडित जी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं और कहते हैं कि मालवीय जी के अनुसार भारतीय राष्ट्रीयता का आधार हिंदुत्व है। भारतीय राष्ट्रीयता का आधार हिंदुत्व है। हिंदुत्व की अवनति से संसार की अवनति होगी और हिंदुत्व विहीन राष्ट्रीयता जीवित नहीं रह सकती। अतः हिंदुत्व पर आधारित राष्ट्रभक्ति को शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। मुझे तो भाई सबसे अच्छी लाइन यही लगी। और भारतीय राष्ट्रीयता का आधार हिंदुत्व है, ये बड़ी अच्छी बात है। हिंदुत्व की जो ये परिभाषा पंडित जी दे रहे हैं, वो जिस अर्थ में आप सभी समझ रहे होंगे, उस अर्थ से इनका थोड़ा सा जो अर्थ है वो व्यापक है। क्या, वो मैं आखिरी में आपको बताऊंगा। फिलहाल ये आप समझिए कि अगर राष्ट्र के रूप में भारत की संकल्पना आप चाहते हैं तो आपको हिंदुत्व को संरक्षित रखना पड़ेगा। हिंदुत्व विहीन राष्ट्रीयता जीवित नहीं रह सकती। जैसे ही हिंदुत्व पर प्रश्न आएगा, भारतवर्ष छोटे छोटे राज्यों, छोटे छोटे खंडों में विभाजित होकर राष्ट्र के स्वरूप को खो देगा। ऐसा उनका भी मानना और ऐसा मेरा भी मानना है। आगे बात करते हुए कहा गया कि शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति में मेरा धर्म, सेवा धर्म ही परम धर्म है। मेरा धर्म नहीं, यह सेवा धर्म। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा समस्या कभी कभी आ जाती है, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। सेवा धर्म ही परम धर्म है, ऐसी भावना का विकास होना चाहिए। सेवा धर्म को ऐसे नहीं कि सिर्फ कहानी किताबों या भाषण में हो। सेवा धर्म को अनुभव द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। पवित्र खुद से झाड़ू उठानी पड़ेगी, खुद से सफाई करनी पड़ेगी, तभी राष्ट्र को एक संदेश जाएगा और राष्ट्र भी अपने कार्यों के प्रति पुनः जागरूक होकर स्वयं कार्य व्यवहार करता हुआ पाया जाएगा। तो सेवा धर्म को अनुभव द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। पवित्र एवं पुरातन गाथाएं सेवा धर्म की व्याख्या प्रस्तुत करती देखी जाती है। मालवीय जी शिक्षा के माध्यम से बालकों के चारित्रिक उन्नति के भी पक्षधर हैं। उनके अनुसार धर्म एवं नैतिकता को शिक्षा का उद्देश्य स्वीकार करके युवकों का चरित्र निर्माण करना चाहिए। आगे इसी बात पर इसी तरीके से स्वामी जी कह रहे हैं, पंडित जी कह रहे हैं कि भारतीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखना होना चाहिए। इस भारतीय संस्कृति से ही संपूर्ण विश्व का कल्याण होगा। सदैव हिंदुत्व को मानने वाले या भारतीय संस्कृति के जो सच्चे पोषक हैं, वो कभी भी किसी भी देश को मिटाने या किसी भी धर्म को मिटाने के बारे में नहीं सोचते। वो हमने सदैव त्रिवंतो विश्व आर्यम और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हिंदुत्व की विचारधारा को अपनाया है। त्रिवंतो, हम अगर भारत विश्व में कभी गए तो तलवार लेकर नहीं गए, हम विश्व में गए तो अपने ग्रंथ लेकर गए। हमने विश्व को आर्य बनाने यानी श्रेष्ठ बनाने की संकल्पना की और उसी आधार पर हम अपने संपूर्ण विश्व को अपना विश्व बंधुत्व मानते रहे, अपने भाई मानते रहे। परंतु यह भी समझना चाहिए कि जिस प्रकार से हम सांप को दूध भी पिलाते हैं और उसी प्रकार से यदि वह सांप डसने आता है तो उसका हम सर भी कुचल सकते हैं। ऐसी हमारे भारतीयों की एक प्रवृत्ति रही है, तो यह भी समझने वाली बात है। आगे बात करते हैं पंडित जी मदन मोहन मालवीय जी पाठ्यक्रम निर्माण की बात करें तो पाठ्यक्रम निर्माण में आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विकास के साथ साथ उद्योगों एवं कलाओं की व्यवस्था को भी पूरा इन्होंने करने की ध्यान रखने की बात कर रहे हैं। इन विषयों की उच्चतम व्यवस्था इन्होंने अपने विश्वविद्यालय में की है और विश्वविद्यालयों में हम देखते हैं कि इसीलिए बीएचयू को सर्व शिक्षा की राजधानी के टैगलाइन के साथ कहा जाता है। आगे अगर देखें तो पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषयों का समावेश होना चाहिए, तो कृषि, चिकित्सा शिक्षा वो भी आयुर्वेद की अगर हो तो बहुत उत्तम बात है। संगीत एवं ललित कलाओं की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा एवं साहित्यिक शिक्षा का समावेश पाठ्यक्रम में होना चाहिए। अब जो बात आप समझ रहे थे अभी तक जिस मानसिकता के साथ, उसको थोड़ा सा और व्यापक करिए। पंडित जी कहते हैं कि भारत केवल हिंदुओं का देश नहीं है, बल्कि यह मुस्लिम, ईसाई और पारसियों का भी देश है। देश तभी विकास और शक्ति प्राप्त कर सकता है जब विभिन्न समुदाय के लोग परस्पर प्रेम और भाईचारे के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। यह मेरी इच्छा और प्रार्थना है कि प्रकाश और जीवन का यह केंद्र जो अस्तित्व में आ रहा है, यानी अपने विद्यालय के बारे में कह रहे हैं कि मेरी इच्छा और प्रार्थना है कि प्रकाश और जीवन का यह केंद्र जो अस्तित्व में आ रहा है वह ऐसे छात्र प्रदान करेगा जो अपने बौद्धिक रूप से संसार के दूसरे श्रेष्ठ छात्रों के बराबर होंगे, बल्कि एक श्रेष्ठ जीवन भी व्यतीत करेंगे।
अपने देश से प्रेम करेंगे और परम पिता के प्रति ईमानदार रहेंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय। जब भी आप BHU की साइट ओपन करेंगे तो वहां पर आपको ये स्टेटमेंट पढ़ने को मिल जाएगा और यह स्टेटमेंट इनके व्यापक मस्तिष्क को और हिंदुत्व की विचारधारा रखने वाला व्यक्ति सदैव व्यापक विचारधारा का ही होता है। चलिए काशी विश्वविद्यालय के बारे में अगर हम देखें कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय की अवधारणा जो मदन मोहन मालवीय जी द्वारा प्रस्तुत की गई उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। पहली बात समझ लीजिए कौन सा है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है भैया, ठीक है। स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे प्राय BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। इसे सर्व शिक्षा की राजधानी कहते हैं। लगभग सभी पाठ्यक्रम यहाँ पर हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, इसे सर्व शिक्षा की राजधानी भी कहा जाता है। इसका आदर्श वाक्य विद्या अमृत अमृतम श्रुते, अर्थात विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना अगर हम देखें तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915, तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में बसंत पंचमी के पुनीत अवसर पर की गई। अगर हम दस्तावेजों की बात करें तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे उस समय और उन्होंने इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। इस विश्वविद्यालय के मूल में डॉक्टर एनी बेसेंट द्वारा स्थापित एवं संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की भूमिका प्रमुख थी, क्योंकि जब आपको पूर्व में मैंने बताया था कि मेयोर सेंट्रल कॉलेज जिसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त हुई थी, बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्वरूप उसने धारण किया। तत्समय ये नियम था कि विश्वविद्यालय यदि स्थापित करना है आपको तो वहां पर एक विद्यालय होना चाहिए, तभी उसको विश्वविद्यालय का स्वरूप दे सकता है। इसी प्रकार से वहां भी आपने अभी आगे हम पढ़ेंगे, जब महाराष्ट्र में मुंबई में केशव कर्वे जी द्वारा जो पहला वुमेन यूनिवर्सिटी जो स्थापित किया गया उसके संदर्भ में भी ये बात देखने को मिली। तो इसीलिए जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था एनी बेसेंट जी का, उन्होंने इस विश्वविद्यालय की स्थापना में बहुत उन्होंने सहयोग किया। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो इस विश्वविद्यालय के दो परिसर हैं। मुख्य परिसर वाराणसी में है जिसकी भूमि काशी नरेश ने दान की थी, और विश्वविद्यालय का दूसरा परिसर अगर हम देखें तो मिर्जापुर जनपद के बरकछा नामक जगह पर स्थित है। 75 छात्रावासों के साथ यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। मित्रों ये बात ध्यान रखिएगा, बढ़िया प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसमें 30,000 से ज्यादा छात्र अध्ययनरत हैं, जिनमें लगभग 34 देशों से आए छात्र भी शामिल हैं। वर्ष 2015-16 में विश्वविद्यालय की स्थापना का शताब्दी वर्ष था। इसी श्रृंखला से हम सभी ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में पढ़ा। प्रश्न कई सारे बन सकते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न शुरू से ही बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस गौरी पाठशाला किस विचारक की है। एक बात, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, एक प्रश्न। बढ़िया, जैसा कि आप सभी लगभग मैंने पूर्ण कर दिए जितने भी भारतीय विचारक आपके सिलेबस में है, पूरा ऊपर गांधी जी से लगाकर गांधी जी पढ़ा हमने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पढ़ा, हमने अरविंद घोष को पढ़ा, हमने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, स्वामी ने विवेकानंद को पढ़ने के बाद दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ा, और अब पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। लगभग 6 विचारकों को मैंने आपको पढ़ाया, और इनके एक एक दर्शन को अगर एक एक नाम देने का प्रयास किया जाए तो फिलहाल महात्मा गांधी के दर्शन को सर्वोदय दर्शन कहते हैं। अरविंद घोष के दर्शन को हम सब ने समग्र शिक्षा या समग्र योग या समग्र दर्शन कहा है, या इनके शिक्षा सिद्धांतों को समग्र शिक्षा कहते हैं। हम अगर बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन की बात करें तो विश्वबंधुत्व उनके लिए शब्द प्रयोग होता है। हम अगर बात करें स्वामी विवेकानंद के लिए तो उन्हें मानव निर्मित शिक्षा की बात कही जाती है। हम अगर बात करें पंडित मदन मोहन मालवीय के लिए तो इनकी शिक्षा को मैं हिंदुत्व का नाम दे सकता हूँ या हिंदू संस्कृति पर आधारित शिक्षा कह सकता हूँ। दयानंद सरस्वती के लिए ऐसा तो कोई विशेष अलंकरण देखने को नहीं मिलता, लेकिन हाँ सबसे अच्छी बात, वेदों की ओर लौटो किस शिक्षा मतलब किस दार्शनिक विचारक का प्रमुख वाक्य है, तो वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती जी के बारे में कहा गया है, या उन्होंने ये बात कही, ठीक है, कि मूल ग्रंथ वेद ही है, बाकी जो भी अन्य ग्रंथ बने हैं वो सभी उस पर आधारित है। चलिए, तो ये आज मैं दार्शनिक विचारकों की अध्ययन श्रृंखला को पूर्ण करता हूँ। जैसा भी आगे विचार विमर्श बनता है, आगे के टॉपिक को कवर करते हुए हम सभी चलेंगे। फिलहाल जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो छात्र अशांति और
इसी श्रृंखला में शिक्षित बेरोजगारी और इसी श्रृंखला में बालिकाओं की शिक्षा के संबंध में सभी प्रकार के जितने भी प्रश्न जो भी सिलेबस में है, कुल मिलाकर के वो पूरा सिलेबस आपको कवर कराने के प्रयासरत हूँ मैं, और आगे आपका सहयोग मिलता रहा तो उसे मैं पूरा कराता रहूंगा। चलिए, तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। भारत माता की जय।